गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम हमारा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन ये दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ इन दोनों ही चैप्टर में हमने मोशन की बात की थी, लेकिन हमने यहाँ मोशन के कोज़ की बात नहीं की कि मोशन के पीछे का रीज़न क्या है, मोशन हो किस कारण से रहा है। बाकी सब चीज़ें हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ हम रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन ये दोनों टाइप्स मोशन की पढ़ चुके हैं, और इन दोनों में भी फिर हमने मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो चाहे यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सब के बारे में हम डिटेल में लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में हम उसी कोज़ को पढ़ेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा है, कि जो मोशन है उस मोशन का कारण क्या है। आप देखिए, मोशन हमने पढ़ा है दो टाइप से, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो था जिसमें वेलोसिटी चेंज होती रहे। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, तो यहाँ एक्सेलरेशन रहेगी 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी, या ये कहें वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यहाँ चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन यहाँ नॉन जीरो बनेगी। अब हम ये कारण पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द काज ऑफ दिस चेंज इन वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका कारण क्या है, ये हम डेली लाइफ से ऑब्जर्व करते हैं। आप देखिए, मान लीजिए आपको किसी चीज़ को मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए अगर वो रेस्ट पे है और आप उसे चलाना चाहें, तो आप उससे पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप उसको हाथ से आगे की तरफ धकेलें, पैर से आगे की तरफ धकेलें, किसी ना किसी तरह से आपको उस पर कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है, तभी उसकी वेलोसिटी 0 से नॉन जीरो हो सकती है। मतलब यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लीजिए कि आप एक साइकिल को चलाना चाहें, तो साइकिल तब ही चल पाएगी जब आप उस पर पैडल लगाएंगे। आपने एक्सटर्नल एफर्ट किया, आपकी बॉडी ने किया, आपने उस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, और उस एक्सटर्नल एफर्ट को हम नाम देते हैं फोर्स। जब आपने उस पर फोर्स लगाया तो साइकिल आगे की तरफ चलेगी। पहले रेस्ट पे थी, अब मोशन में है, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। वेलोसिटी कब चेंज हुई? जब आपने उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब चेंज हुई। एक फुटबॉल है, मान लीजिए ऐसे रखी हुई है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो करना चाहें, तो आपको फिर से उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर से कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो फुटबॉल वहीं रखी रहती है। आप ये ऑब्जर्व भी करते हैं, आज रखी है, कल भी वहीं रखी है, नेक्स्ट डे भी वहीं। जब तक आप उस पर हाथ से, पैर से या किसी भी तरह से उस पर कुछ वर्क, कुछ एक्सटर्नल एफर्ट या फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। 0 थी, 0 ही रहेगी। जैसे ही आपने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो गई, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगी। कब आई एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन तब आई जब आपने वहाँ कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब।
अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन भी आएगी। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ रिलेशन फोर्स और एक्सेलरेशन में है, और यही फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताई। इसी कारण से यहाँ जो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसका हम नाम देंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो देखिए, नाउ वी कैन सी फ्रॉम आवर डेली लाइफ that if we want to change the velocity of an object, we have to apply some effort on the object। तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू मूव a football we have to kick it। हमें इसे पैर से मारना पड़ेगा तभी आगे जा सकती है। रेस्ट पे थी ये फुटबॉल, रेस्ट पे थी, अब मोशन में लेके आए तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, वेलोसिटी चेंज हो रही है। कब चेंज हुई? जब आपने उस पे पैर से किक लगाया तब चेंज हुई। मतलब जब आपने कुछ एक्सटर्नल एफर्ट वहाँ उस पे लगाया तब चेंज हुई। सेकंड, इफ वी वांट टू पुट ए साइकिल इन मोशन, अगर हम एक साइकिल को मोशन में रखें, वो जो कि रेस्ट पे थी, इन मोशन फ्रॉम रेस्ट, we have to apply some external effort on the cycle। इसका मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना चाहें, हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। इट मीन्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, we have to apply some external effort by some external agency। भाई किसी ना किसी को तो वो एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी वेलोसिटी हमें चेंज करनी है। ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और इन्हीं ऑब्जर्वेशन को हमने यहां लिखा। अब यहां पे जो एक्सटर्नल एफर्ट हम लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल एफर्ट पुश या पुल की फॉर्म में हो सकता है, और उसी एक्सटर्नल एफर्ट को हम नाम देते हैं फोर्स का। एंड दिस एक्सटर्नल एफर्ट is known as
force, and this force is provided by some external agency या by external agency। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल एफर्ट जिसको हमने नाम दिया फोर्स का, इस फोर्स को कौन प्रोवाइड कराएगा? वो एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे फुटबॉल को मूव कराने में आपने किक लगाया तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल एफर्ट या जो फोर्स लगा वो आपने लगाया, तो वहाँ पे आप वो एक्सटर्नल एजेंसी हैं जो फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। जब आप पत्थर को रस्सी से बांध के रोटेट कराते हैं तो उस केस में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप ही कर रहे हैं, वो आपका हाथ कर रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंसी आप हुए। जब आप साइकिल चलाते हैं, पैडल लगाते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंसी वहाँ आप हुए। मतलब कोई ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही हों। जब गाड़ी चलती है तो वहाँ पेट्रोल जो है वो पेट्रोल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उस एनर्जी से फोर्स मिल रहा है और वो फोर्स गाड़ी को आगे की तरफ धकेलता है। तो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स की है वो पेट्रोल है। पेट्रोल है जब तक चलती है, अदरवाइज नहीं चलेगी। उसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसे कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाएगी। अब यहाँ जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो एक्सटर्नल एजेंसी, आप देखिए, आपने बॉल को आगे की तरफ मूव कराया। कब मूव कराया? जब आपने बॉल को किक किया पैर से, तब। इसका मतलब आपका और उस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हुआ। एक्सटर्नल एजेंसी जो वो फोर्स लगा रही है और उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कांटेक्ट बना, तो वो बॉल आगे की तरफ गई, तो उस बॉल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हुई। जब आप साइकिल चलाते हैं, पैडल लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी आप खुद हैं, तो वहाँ भी उस एक्सटर्नल एजेंसी और ऑब्जेक्ट कौन है? साइकिल। वहाँ भी एक कांटेक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या वहाँ पे उस एक्सटर्नल एजेंसी और ऑब्जेक्ट में हमेशा कांटेक्ट रहेगा? या कभी ऐसी भी सिचुएशन है कि बगैर कांटेक्ट के भी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आपने ट्यूबलाइट मूवी सलमान खान की देखी होगी, उसमें वो दूर से ही खड़ा रहकर और उस पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है बगैर किसी कांटेक्ट के। तो क्या ऐसी भी चीज़ है, या ये बात गलत है कि यहाँ पे बगैर कांटेक्ट के हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते? यहाँ पे आप देखिए, आप कांटेक्ट में हैं जब तो आप फोर्स अप्लाई कर ही सकते हैं। आप देख ही चुके हैं, साइकिल के केस में, फुटबॉल के केस में, सब केसों में आप देखते हैं। लेकिन ये भी आपने ऑब्जर्व किया है कि कांटेक्ट ना हो तो भी आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने मैग्नेटिक फोर्स 10th क्लास में पढ़ा होगा। दो मैग्नेट्स के बीच फोर्स लगता है, मैग्नेट और आयरन नेल के बीच भी फोर्स लगता है। मैग्नेट आयरन नेल पे बगैर किसी कांटेक्ट के फोर्स लगाता है। आयरन नेल अगर यहाँ रखी है और मैग्नेट यहाँ रखा है तो भी मैग्नेट उसको फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ तो कोई कांटेक्ट नहीं था, विदाउट कांटेक्ट भी इस मैग्नेट ने इस पे फोर्स लगाया। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल एजेंसी कांटेक्ट में रहे ही रहे, बगैर कांटेक्ट के भी फोर्स लग सकता है। एंड दिस एक्सटर्नल एजेंसी may be or may not be in contact or may not be in contact with the object। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप एग्जाम्पल में आपको बता ही चुका हूं। अब यहां से चलो इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, ए मैग्नेट
can apply force on iron nail from a certain distance, from a certain distance। इसका मतलब वहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सो विदाउट कॉन्टैक्ट भी वहाँ हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो नॉन कॉन्टैक्ट का हो गया। जो फुटबॉल, जो साइकिल का बताया था, वो कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा वेलोसिटी को ही चेंज करेगा। एक्सटर्नल फोर्स जो है, वो एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज ला सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में भी चेंज ला सकता है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी चेंज ला सकता है। यहाँ हम मेनली जो चेंज वेलोसिटी में आ रहा है फोर्स के कारण, उसकी बात करेंगे। मतलब जो एक्सेलरेशन आ रही है फोर्स के कारण, सिर्फ उसकी बात करेंगे। शेप की हम बात यहाँ नहीं करेंगे। नाउ चलो ये लिख देता हूँ वैसे। नाउ एंड दिस फोर्स can change the shape, size and direction of shape, size, direction and velocity of object and velocity of object. But in this chapter we will concentrate only on change in velocity, only on change in velocity. Change in velocity means acceleration. Change in velocity means acceleration. इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी। तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आई तो हम उसका नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तभी हो सकता है जब कुछ ना कुछ फोर्स लगाएं, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन है। अगर फोर्स नहीं है तो आप देख रहे थे कि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन है, और यही रिलेशन सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। फ्रॉम हेयर नाउ, फ्रॉम हेयर we observe that there is some relation between force and acceleration, and this relation firstly introduced by सर आइजैक न्यूटन। और इस चैप्टर में हम मेनली इन्हीं रिलेशन पे कंसंट्रेट करेंगे, मेनली इसी रिलेशन के बारे में पढ़ते रहेंगे। इसी कारण से, और इस रिलेशन को दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, इस कारण से इस चैप्टर में जो भी मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे उस मैकेनिक्स का नाम होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो द मैकेनिक्स which we
which we discuss in this chapter is known as न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी कारण से इस चैप्टर में हम जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग क्या लिख दी भाई, MECHANICS। सो इस चैप्टर में जो हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसका नाम होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब ये हम देख चुके हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो उस यूनिफॉर्म मोशन में भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट क्या हमें यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। नाउ वी कम एट यूनिफॉर्म मोशन and uniform motion, and here the question arises that is an external force is required to keep a body in uniform motion। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रही हो, मतलब जहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो। तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में भी किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी? इस चीज़ का सबसे पहले आंसर दिया एक ग्रीक थिंकर, फिलोसफर अरिस्टोटल ने, और वो उन्होंने कॉमन एक्सपीरियंस से दिया था जो कि बाद में गलत पाया गया। वो क्या था वो हम देखते हैं। The answer of this question, देखिए इस टॉपिक का नाम है अरिस्टोटल व्यू, और ये व्यू बाद में गलत पाया गया। सो इसका व्यू था सबसे पहले, नाउ from the common experience the answer of this question is given by this question firstly was given by एक ग्रीक थिंकर जो कि सोचने वाले थे, मतलब वो सोचते रहते थे कुछ ना कुछ, भाई डेली लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ व्यूज रखना, तो इसीलिए हमने इनको नाम दिया ग्रीक थिंकर। फर्स्टली वाज गिवन बाय ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल, and according to Aristotle, an external force is required to keep a body in uniform motion।
जिनके अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो वहाँ भी हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी आप ये देखिए, और कैसे उन्होंने इस चीज़ को बताया वो आप भी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बच्चा साइकिल चलाता है या अपनी छोटी कार को चलाता है, रस्सी से बांध के चलाता है, जब तक, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा है मान लीजिए, लेकिन वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट तब तक रहती है जब तक वो उसको रस्सी से बांध के खींचता रहता है। जैसे ही वो रस्सी को छोड़ देगा, वो छोटी बच्चे की जो गाड़ी थी वो कुछ देर के बाद अपने आप रुक जाएगी। मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो गई है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि जब तक वो खींच रहा था जब तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, जैसे ही उसने छोड़ दिया कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। आप साइकिल देख लीजिए, आप साइकिल चला रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं, जितनी स्पीड पहले थी उतनी ही बाद में है। लेकिन जैसे ही आप पैडल लगाना छोड़ देते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि साइकिल की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और साइकिल रुक जाती है। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है लगातार तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप भी ऑब्जर्व करते हैं और सेम चीज़ अरिस्टोटल ने भी ऑब्जर्व की। इसका मतलब आपकी सोच और अरिस्टोटल की सोच बराबर थी। लेकिन यहाँ से फिर प्रॉब्लम आ गई। गैलीलियो ने अपना एक लॉ रखा, इसके चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये हम इसको नोट कर देते हैं यहाँ पे। फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस, डेली लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ से आप लिख सकते हैं। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए लिटल बॉय मूविंग ए कार, मूविंग हिज कार with the help of rope. If he leaves the rope, means अगर वो उस रोप को छोड़ दे, वो उस रस्सी की मदद से कार को आगे की तरफ मूव करा रहा था, और अगर वो उस रस्सी को छोड़ दे तो आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद वो कार रुक जाएगी। मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है, कांस्टेंट नहीं रही, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहा। अगर फोर्स लगाता रहता तो यूनिफॉर्म मोशन में रहता, लेकिन यहाँ जैसे ही फोर्स उसने हटाया यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं रहा। तो बात आ गई कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ही लीव्स द रोप, कार स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। तो यहां से हमने देख लिया। सेकंड आप ये देख सकते हैं कि जब आप साइकिल चलाएंगे तो साइकिल में भी जब तक पेडल लगाएंगे, जब तक फोर्स लगाते रहेंगे, चलती रहेगी। जैसे ही पेडल हटाए या आपने पेडल लगाने बंद कर दिए, साइकिल अपने आप रुक जाएगी। सो फ्रॉम दीज कॉमन एक्सपीरियंस, it observed that an external force is required to keep a body in uniform motion.
सो कॉमन एक्सपीरियंस से हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें उसे यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो। लेकिन बच्चों बात ये आती है कि जो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा था वो रुक किस कारण से गया, उसके रुकने का कारण क्या था। देखिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस why the uniformly moving object stops after some time. Moving object stops after some time. जो यूनिफॉर्मली मोशन में जो ऑब्जेक्ट चल रहा था वो कुछ देर के बाद रुक क्यों जाता है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है यूनिवर्स में हमेशा एग्जिस्ट करने वाला एक अपोजिंग फोर्स जिसका नाम हम देते हैं फ्रिक्शन। आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को चलाएं, साइकिल हो, गाड़ी हो, किसी भी चीज़ को चलाएं, फ्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट रहता है यूनिवर्स में। अर्थ पे मतलब हम यहाँ बात करें तो यूनिवर्स में ही और अर्थ में। और यही फ्रिक्शन जिसको जो अपोजिंग फोर्स है, जो मोशन का अपोज करता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, उसी तरह से फ्रिक्शन भी मोशन का अपोज करता है। रेजिस्टेंस करंट का अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। और उसी फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट कोई भी हो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। सो वी नो दैट इन यूनिवर्स there is opposing force which always exists and this opposing force known as friction। इस अपोजिंग फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट रुक जाता है एंड नोन एज फ्रिक्शन। एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन object stops after some time। अब अगर हम किसी तरह से इस फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें तो जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बच्चे की जो गाड़ी थी वो चल रही थी कांस्टेंट स्पीड से। अगर हमने वहाँ फ्रिक्शन कम कर दिया, कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, उस सरफेस पे जिस पे वो गाड़ी चल रही है और उसके टायर्स के बीच। अगर उसके टायर्स और सरफेस के बीच हमने फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया तो जो गाड़ी थी वो लगातार चलती रहेगी, वो नहीं रुक पाएगी। इसका मतलब हमने जो फोर्स लगाना है वो फोर्स उस गाड़ी को चलाने में नहीं, उस फ्रिक्शन को कम करने में लगाना है। अगर हम उस फ्रिक्शन को कम कर दें तो गाड़ी चलती रहेगी, हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सो if somehow we minimize this friction, then object continuously
moves uniformly। तो ऑब्जेक्ट लगातार यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। एंड जो फोर्स हमने लगाया था वो एक्सटर्नल फोर्स जो बच्चा लगातार लगा रहा था गाड़ी पे, या जो साइकिल चलाने में हम लगा रहे थे, वो फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म करने के लिए ही लग रहा था। मान लीजिए एंड द फोर्स which is required and the force which is applied on the object not for object or for keep the object in motion but for overcome the friction। लेकिन वो किसके लिए था? वो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही था, ना कि उसको मोशन में रखने के लिए। बट फॉर ओवरकम दिस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अब कैसे ओवरकम करेगा? आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है जिस पे गाड़ी चलेगी। ये गाड़ी है, जो आगे की तरफ चलेगी। अगर ये गाड़ी इस तरफ चल रही है तो इस पे जो अपोजिंग फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। ये अपोजिंग फोर्स है। अब अगर हमें ये गाड़ी इस तरफ लगातार चलानी है तो इस अपोजिंग फोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी अपोजिंग फोर्स को ख़त्म करने के लिए मान लीजिए अपोजिंग फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है, तो हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिंग फोर्स इस तरफ था, इससे अपोजिट डायरेक्शन में हम इतना ही फोर्स लगा दें तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण जीरो होंगे। तो यहां जो अपोजिंग फोर्स था इस गाड़ी पे वो हमने खत्म कर दिया, और फिर जो मोशन था ऑब्जेक्ट में वो लगातार होता रहेगा। ये जितनी स्पीड से चल रही थी उतनी स्पीड से चलती रहेगी, क्योंकि इसको खत्म करने वाला, मोशन को खत्म करने वाला हमने खत्म कर दिया। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस फ्रिक्शन को कम कर दिया। इसका मतलब अगर हम किसी यूनिफॉर्मली मूविंग, मैं यूनिफॉर्मली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो उसे मोशन में रखने के लिए नहीं बल्कि उस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं। अगर हमने फ्रिक्शन ख़त्म कर दिया मतलब उस पर किसी तरह से, पहले केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था इस ऑब्जेक्ट पे, अगर हमने भी फोर्स लगा दिया, सेम लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे नेट फोर्स बना जीरो। इस कंडीशन में इस पे नेट फोर्स हो गया है जीरो। अब नेट फोर्स जीरो, तो अब ये जितनी वेलोसिटी से चल रही थी उतनी ही वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो यहां पे हमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उसे मोशन में रखने के लिए। हमने तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ी इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इसका मतलब जो अरिस्टोटल ने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ऑब्जेक्ट मोशन में रह पाता है, वो बात गलत हो गई। एक्सटर्नल फोर्स तो हमने फ्रिक्शन कम करने के लिए लगाया था। इसीलिए इस अरिस्टोटल व्यू में कुछ ये जो कमियां थी या ये जो गलत प्रूव हो गया है यहाँ पे अरिस्टोटल व्यू। उसके बाद ये जो अरिस्टोटल का व्यू जो गलत साबित हुआ, ये साबित हुआ और ये प्रूव किया गैलीलियो ने उसकी ऑब्जर्वेशन से। इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जब तक आप इसको करिए, इट मीन्स, और फ्रॉम हेयर
it concluded that there is some fallacy in Aristotle व्यू। क्योंकि इसने तो कहा था कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के साथ ऑब्जर्व किया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझिए, अपनी भी सोच इस पे लगाइए। इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, सो इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।